आपका अपने YouTube चैनल अभी के क्लास में। आज का जो हम टॉपिक करेंगे वो है हमारा थ्रोम्बोसाइट्स, जो कि ब्लड के सीरीज़ में, ह्यूमन ब्लड के सीरीज़ में ये 4th पार्ट है। इसके पहले वाले वीडियोस में हम लोगों ने देख रखा है ब्लड को। तो ब्लड में हम लोगों ने देखा था कि इसके दो कंपोनेंट कौन कौन से, प्लाज्मा, वेरी गुड, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स। बेसिकली पिछले वाले वीडियो में ये सारा किया हुआ है, इसको हम रिवाइज कर रहे हैं। तो प्लाज्मा का कितना परसेंट था, 55%, और फॉर्म्ड एलिमेंट्स का कितना परसेंट था, 45%। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और इसके आने वाले नोटिफिकेशन को ऑन करें और हमसे जुड़े रहें। तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे 3 है। कौन कौन है, आरबीसी है, वेरी गुड। दूसरा कौन है, डब्ल्यूबीसी। तीसरा कौन है, प्लेटलेट्स। जिसको हम इसके अलग अलग नाम से जानते हैं। आरबीसी को हम क्या बोलते हैं, तो रेड ब्लड सेल या रेड ब्लड कॉर्पुसल्स। डब्ल्यूबीसी को क्या बोलते हैं, वाइट ब्लड कॉर्पुसल्स और वाइट ब्लड सेल्स को क्या कहते हैं, इरिथ्रोसाइट्स। डब्ल्यूबीसी को क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट्स। प्लेटलेट्स को क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स। तो यहाँ पे हम लोग हिंदी में भी करेंगे, क्योंकि कमेंट में होता है कि हिंदी में भी ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं तो इसे हम बोलते हैं लाल रक्त कणिकाएं। आरबीसी को क्या बोलते हैं, लाल रक्त कोशिका या लाल रक्त कणिकाएं। डब्ल्यूबीसी को क्या बोलते हैं, श्वेत रक्त कणिका या श्वेत रक्त कोशिकाएं। और प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट्स में अगर हम देखते हैं तो थ्रोम्बोसाइट्स को मैमल्स में किस नाम से जानते हैं, तो इसे हम कहते हैं ब्लड प्लेटलेट्स। इसे क्या कहते हैं, ब्लड प्लेटलेट्स। तो ब्लड प्लेटलेट्स बेसिकली है क्या, तो ब्लड प्लेटलेट्स एक्चुअल में मेगा कैरियोसाइट्स का छोटे छोटे टुकड़े हैं। एक बड़ा सेल होता है बोन मेरो में, जिसे हम कहते हैं मेगा कैरियोसाइट्स, जिसे हम क्या बोलते हैं, मेगा कैरियोसाइट्स। मेगा कैरियोसाइट्स एक बड़ा सेल है, उसी के ये छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जिनको हम थ्रोम्बोसाइट्स या प्लेटलेट्स कहते हैं। इनका जो नंबर होता है वो डब्ल्यूबीसी से ज्यादा और आरबीसी से कम, ये बीच में होते हैं। यानी आरबीसी से इनका नंबर कम होता है और डब्ल्यूबीसी से ज्यादा होता है। बेसिकली इनका जो नंबर है वो 1.5 लाख से 3.5 लाख मिलीमीटर पर मिलीमीटर क्यूब होता है ब्लड में। इनका जो नंबर है इंक्रीज और डिक्रीज हो सकता है। तो जब नंबर इंक्रीज होगा इनका, तो वो कंडीशन क्या कहलाएगा, थ्रोम्बोसाइटोसिस। वो कंडीशन हमारा क्या कहलाएगा, थ्रोम्बोसाइटोसिस। और जब इनका नंबर डिक्रीज करेगा तो उसको हम बोलेंगे थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। उसे क्या बोलेंगे, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। ये 2 स्टेट हो गया, यानी 2 कंडीशंस हो गए। पहला कंडीशन क्या, जब थ्रोम्बोसाइट्स का नंबर इंक्रीज करेगा। जब नंबर इंक्रीज करेगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, थ्रोम्बोसाइट्स। जब नंबर इंक्रीज करेगा तो कहलाएगा थ्रोम्बोसाइटोसिस। और जब नंबर डिक्रीज करेगा तो उसे हम बोलेंगे थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। उसे क्या बोलेंगे, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं तो ये बेसिकली कैसा होता है, तो ये राउंडेड होता है या ओवल हो सकता है। ये इसके अलावा इसका जो शेप होता है ये बाई कन्वेक्स होता है। कैसा होता है, बाई कन्वेक्स, या राउंडेड या ओवल होते हैं। इन न्यूक्लिएटेड होते हैं, इनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है और ये छोटे छोटे टुकड़े के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो इनका ये जो ओवल शेप होता है, तो इनके बीच में बेसोफिल्स प्रेजेंट होते हैं। सेंटर पे कुछ बेसोफिल्स प्रेजेंट होते हैं जो एक न्यूक्लियस के जैसा स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो इसके सेंटर में कौन होगा, बेसोफिल्स। इनके पास जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो मेम्ब्रेन से बॉन्डेड होता है और कुछ सेल ऑर्गेनेल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। और वो सेल ऑर्गेनेल्स, इनके अंदर जो ग्रैनुअल्स होते हैं वो सेक्रेटरी होते हैं, यानी इनसे कुछ सेक्रीशंस होते हैं जो प्लेटलेट फैक्टर्स के फॉर्म में होता है और ये क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे इसका जो डायमीटर है वो कितना है, 2 से 3 माइक्रोमीटर। कितना है, 2 से 3 माइक्रोमीटर। और इसका जो कलर है वो इसका कलरलेस होता है। ये कैसे होता है, ये कलरलेस होता है। तो अगर थ्रोम्बोसाइट्स को हम देखें तो क्या है,
तो ये इनन्यूक्लिएटेड है, यानी इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। इसके अलावा इनका जो शेप होगा वो कैसा होगा, राउंडेड हो सकता है या ओवल हो सकता है। उसके बाद इनका जो डायमीटर है वो क्या है, 2 से 3 माइक्रोमीटर है। ये कलरलेस होते हैं और ये किससे बनते हैं, तो मेगा कैरियोट्स सेल से, मेगा कैरियोसाइट सेल से बनते हैं, जो कहाँ होते हैं, बोन मेरो में। कहाँ होते हैं, बोन मेरो में। और ये बोन मेरो में प्रेजेंट होते हैं और इसके बनने के प्रोसेस को हम बोलते हैं थ्रोम्बोपोएसिस। इसके बनने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोपोएसिस। यानी फॉर्म्ड एलिमेंट में अगर हम देखते हैं तो पहला क्या था, तो इरिथ्रोसाइट्स, उसके बनने के प्रोसेस को बोलते थे इरिथ्रोपोएसिस। दूसरा था ल्यूकोसाइट्स, उसके बनने के प्रोसेस को बोलते थे ल्यूकोपोएसिस। और तीसरा है हमारा थ्रोम्बोसाइट्स, जिसके बनने के प्रोसेस को हम बोलेंगे थ्रोम्बोपोएसिस। ठीक है, थ्रोम्बोपोएसिस। इसके बाद हम देखते हैं तो इसका फंक्शन या ब्लड कोagulation। ब्लड कोagulation जो, तो थ्रोम्बोसाइट्स का मेन जो काम है वो काम है ब्लड कोagulation करना, यानी ब्लड को जमाना। ठीक है, तो ब्लड प्लेटलेट्स जो है वो कुछ फैक्टर्स रिलीज करते हैं। तो पहला फैक्टर होता है ग्रोइंग फैक्टर। ग्रोइंग या ग्रोथ फैक्टर इसको बोलेंगे, ग्रोथ प्लेटलेट फैक्टर। ये क्या करेगा, हीलिंग में हेल्प करेगा। ये क्या हेल्प करेगा, हीलिंग में हेल्प करेगा। दूसरा होता है प्लेटलेट फैक्टर। तो प्लेटलेट फैक्टर जो होता है ये किस में मदद करेगा, कोagulation में हेल्प करेगा, कोagulation में। इसके अलावा ये और क्या सिक्रीट करते हैं, सेरोटिनिन। ये क्या सिक्रीट करते हैं, सेरोटोनिन। ये जो सेरोटिनिन है ये कॉन्स्ट्रक्टिंग में हेल्प करता है, यानी ब्लड वेसल्स को ये कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, यानी संकीर्ण बनाता है सेरोटिनिन। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो इनके द्वारा रिलीज होते हैं और उनका अलग अलग काम है। तो ब्लड कोagulation क्या है, तो जब टिश्यूज इंजर्ड होते हैं या कोई भी सेल हमारा इंजर्ड होता है तो उसके कारण ब्लड फ्लो होता है, यानी ब्लड वेसल से ब्लड बाहर आना शुरू हो जाते हैं। उसी को रोकने के लिए ब्लड क्या हो जाता है, कोagulate हो जाता है, और उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं ब्लड कोagulation। इसका हम लोग बोलते हैं रक्त जमाव। इसको हिंदी में बोलेंगे रक्त जमाव या रक्त का जमना, रक्त का थक्का बनना। तो अगर हम देखते हैं तो रक्त को जमने से ब्लड वेसल्स में कौन रोकता है, तो वो रोकता है हेपेरिन। वो कौन रोकता है, हेपेरिन रोकता है। उसको कौन रोकता है, तो उसे रोकता है हमारा हेपेरिन। तो हेपेरिन को डिसॉल्व करना होगा या हेपेरिन को इनएक्टिव करना होगा, तो उसके लिए, तो इनएक्टिव करने के लिए कुछ चेंजेस होते हैं हमारे पास। तो ये कब इनएक्टिव करेगा और कब एक्टिव करेगा, तो इसको हम एक बार इससे देखते हैं। तो यहाँ पे जब ब्लड वेसल्स डिसइंटीग्रेट होता है, यानी यहाँ पे टूटता है या डैमेज होता है, तो जो प्लेटलेट्स होते हैं, प्लेटलेट्स डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं और डिसइंटीग्रेट होने के बाद एक सिक्रीशन करते हैं। और वो सिक्रीशन क्या होता है, तो वो सिक्रीशन हमारा कहलाता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या कहलाता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन कहलाता है। तो ये दोनों के द्वारा रिलीज होगा। किसके द्वारा, तो पहला हो गया प्लेटलेट्स के द्वारा और दूसरा हो जाएगा टिश्यूज के द्वारा। तो दोनों के द्वारा क्या रिलीज होगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन। और ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन होते हैं, बस इसमें यही डिफरेंस होता है कि प्लेटलेट्स के द्वारा जो रिलीज होंगे वो फॉस्फोलिपिड होंगे। वो क्या हो जाएंगे, फॉस्फोलिपिड। ये हो जाएंगे फॉस्फोलिपिड। जबकि टिश्यूज के द्वारा जो रिलीज होगा वो लिपोप्रोटीन होंगे। वो क्या होंगे, लिपोप्रोटीन। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन जब इंजर्ड होता है ब्लड वेसल्स, तो उसके द्वारा क्या आएगा, तो प्लेटलेट्स रिलीज करेंगे थ्रोम्बोप्लास्टिन, यानी पहला आएगा प्लेटलेट्स थ्रोम्बोप्लास्टिन और दूसरा में आ जाएगा टिश्यूज थ्रोम्बोप्लास्टिन। और ये दोनों
ये दोनों मिलकर किसके प्रेजेंस में, तो कैल्शियम के प्रेजेंस में, यानी क्लॉटिंग फैक्टर ये हो गया और यहां पे क्या आ जाएगा, कैल्शियम। कैल्शियम के प्रेजेंस में एक एंजाइम का फॉर्मेशन करते हैं और उस एंजाइम को हम बोलते हैं प्रोथ्रोम्बिन। ये क्या कहलाते हैं, प्रोथ्रोम्बिन या प्रोथ्रोम्बिनेज। ये क्या कहलाएंगे, प्रोथ्रोम्बिन या प्रोथ्रोम्बिनेज। और यहाँ पे ये कैल्शियम के प्रेजेंस में ही ये एक्टिव होते हैं और ये थ्रोम्बिन में चेंज हो जाते हैं। ये क्या हो जाता है, थ्रोम्बिन में चेंज हो जाता है। और थ्रोम्बिन में चेंज होता है, ये जो प्रोथ्रोम्बिन है एक काम और करता है कि पहले हेपरिन को इनएक्टिव कर देता है। हेपरिन को क्या कर देता है, इनएक्टिव कर देता है। तो इनएक्टिव करने के साथ साथ किसके प्रेजेंस में, कैल्शियम के प्रेजेंस में जब हेपरिन को इनएक्टिव करता है तो फिर ये एक्टिव होते हैं थ्रोम्बिन में, और जो प्रोथ्रोम्बिन है वो कैटेलाइज कर देता है फाइब्रिनोजेन के डिसइंटीग्रेशन में। यानी ये क्या हो जाते हैं, तो डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाते हैं, यानी डीपोलराइजेशन हो जाता है इनका क्या हो जाता है, डीपॉलीमराइजेशन होता है फाइब्रिनोजेन का, और फिर से इनका रीपोलराइजेशन होता है। तो ये जो डीपोलराइजेशन होता है इनके मोनोमर में, जो ये सॉल्यूबल हो जाते हैं। फाइब्रिनोजेन कैसे हो जाते हैं, सॉल्यूबल। तो सॉल्यूबल होने के बाद इनका फिर से मोनोमर होते हैं और ये फिर से पॉलीमराइजेशन होता है और ये एक इनसॉल्यूबल मेश लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं जिनको हम फाइब्रिन कहते हैं। जो मेश लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है एट द वुंडेड प्लेस, यानी जहां पे कटा हुआ है वहां पे, उस प्लेस पे ये क्या कर लेते हैं, ये ट्रैप कर लेते हैं। यहाँ पे ये फाइब्रिन स्ट्रैंड्स हैं जो क्या कर लेते हैं, ट्रैप कर लेते हैं आरबीसी को। इनमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स ट्रैप हो जाते हैं। और ये जो येलो वाला है उसके बाद में यहाँ पे सीरम आता है। तो सीरम क्या है, तो प्लाज्मा माइनस फाइब्रिनोजेन, यानी ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर जब हम उसे माइनस कर देंगे तो वो सीरम बचेगा, वो सीरम कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार फिर से ब्लड क्लॉटिंग को हम देख लेते हैं एक रिवाइज के तौर पे। तो ब्लड क्लॉटिंग क्या है, तो ये एक वो प्रोसेस है जिसके द्वारा जब हमारा ब्लड वेसल्स डैमेज होता है तो ब्लड के फ्लो को रोका जाता है। जो नॉर्मल टाइमिंग ब्लीडिंग का जो होता है वो कितना होता है, 3 से 6 मिनट होता है। 3 से 6 मिनट के बाद तक ब्लीडिंग होगा और 3 से 8 मिनट तक के टाइम में ये क्या हो जाता है, ब्लड कोagulation हो जाता है। और ये जो है, ये जो ब्लीडिंग का टाइम है वो डिपेंड करता है कि घाव कितना गहरा है और कहाँ हुआ है। और 3 से 8 मिनट में जो ब्लीडिंग रुकता है वो भी डिपेंड करता है कि फैक्टर्स कौन कौन रिलीज हो रहे हैं, और किसी के एब्सेंस में और प्रेजेंस में ये बढ़ और घट सकता है। ठीक है, तो ब्लड क्लॉटिंग वो प्रोसेस है जिसके द्वारा ब्लड फ्लो को रोका जाता है ब्लड वेसल से जब डैमेज होता है। तो क्या होता है, जब टिश्यूज डैमेज होते हैं तो उसके द्वारा एक लिपोप्रोटीन जिसको हम लोग बोलते हैं टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, और एक फॉस्फोलिपिड जो प्लेटलेट्स के द्वारा रिलीज किया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्लेटलेट्स थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये जो दोनों होते हैं वो कैल्शियम के प्रेजेंस में ये क्लॉटिंग फैक्टर्स कहलाते हैं, और ये कैल्शियम के प्रेजेंस में एक एंजाइम का फॉर्मेशन करते हैं। वो एंजाइम कहलाता है प्रोथ्रोम्बिन। वो एंजाइम क्या कहलाता है, प्रोथ्रोम्बिन। और प्रोथ्रोम्बिन जो होता है वो कैल्शियम के प्रेजेंस में एक्टिव होता है थ्रोम्बिन में। किसमें एक्टिव होता है, थ्रोम्बिन में। और यहीं पे साथ साथ ये क्या करता है, हेपरिन को इनएक्टिव कर देता है। हेपरिन को इनएक्टिव करने के बाद एक प्लाज्मा में जो प्रोटीन है फाइब्रिनोजेन, उस प्रोटीन का ये डीपॉलीमराइजेशन कराता है और जो कि सॉल्यूबल होता है। और सॉल्यूबल होने के साथ इसके मोनोमर्स में चेंज होते हैं जो फाइब्रिन होते हैं, जो फिर से रीपॉलीमराइजेशन होता है और ये एक मेश लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स को क्या किया जाता है, जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स को रोक लिया जाता है या ट्रैप कर लिया जाता है। ठीक है, तो इस
इस वीडियो में इस तरह से होता है। और टोटल जो फैक्टर्स हैं नोन हैं वो 13 फैक्टर्स हैं, जिसमें फर्स्ट जो है वो फाइब्रिनोजेन है, सेकंड प्रोथ्रोम्बिन है, थर्ड टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन है, फोर्थ कैल्शियम आयंस है, फिफ्थ लेएबल फैक्टर है। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो फैक्टर 8 और फैक्टर 9 है, इनके एब्सेंस के कारण ही एक डिजीज होता है जिसको हम हीमोफीलिया कहते हैं। इस हीमोफीलिया डिजीज में क्या होता है, इन फैक्टर के ये फैक्टर प्रेजेंट नहीं होते हैं, जिसके कारण से ब्लड जो होता है वो कंटिन्यूअस फ्लो होता है, यानी ब्लीडिंग का टाइम वो ब्लड कोगुलेशन वहां पे हो नहीं पाता है। तो यहाँ पे टोटल 13 फैक्टर्स नोन हैं जो ब्लड कोगुलेशन को क्या करते हैं, ब्लड कोगुलेशन में हेल्प करता है। इनके अलावा एक जो है वो है विटामिन के। विटामिन के जो है वो हेल्प करता है ब्लड कोगुलेशन में। तो ये जो विटामिन के है वो कैसे हेल्प करता है, तो विटामिन के जो है वो हेल्प करता है कि लीवर में प्रोथ्रोम्बिन का फॉर्मेशन करवाता है। लीवर में प्रोथ्रोम्बिन का फॉर्मेशन में ये मदद करता है, जो कहाँ होता है, लीवर में। ठीक है, तो इस तरह से हमारा था थ्रोम्बोसाइट्स और ब्लड क्लॉटिंग, जिसको हम लोगों ने देखा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से